नमस्कार। मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण। देखो, ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे हमने पहले के अध्याय में पढ़ा कि हम खाना खाते हैं और हमें क्या मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। आज हम ऊर्जा को ईंधन के रूप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ईंधन से भी हम क्या है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उससे हम विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे भोजन पकाना या फिर हम हमारे यातायात वाहनों को जो चला रहे हैं या अन्य भी बहुत सारे कार्य जिनके माध्यम से हम क्या है, ये आपके ईंधन क्या है, आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है और ऊर्जा के माध्यम से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। हमारे प्राकृतिक स्रोतों में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य ही क्या है, विश्व में सबसे मुख्य क्या है, आपके प्राकृतिक स्रोत है और इसी से हमें क्या मिलती है, ताप भी मिलता है और ऊर्जा भी हमें मिलती है। देखो, लकड़ी, कोयला, तेल, ये प्राकृतिक गैसें, इन सबको जलने से हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ये सभी पदार्थ क्या है, आपके ईंधन कहलाए जा रहे हैं और इन्हीं ईंधन से हम विभिन्न विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ये लकड़ी के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे क्या हैं, आपके ईंधन के स्रोत हैं, जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैसें हैं। ये सभी जो आपके स्रोत हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आपके जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, कि करोड़ों वर्षों तक क्या है, आपके कुछ पादपीय पदार्थ या अन्य पदार्थ क्या धरती के नीचे दबे रहते हैं और धरती के नीचे दबने पर इन पर क्या है, निरंतर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है और उसके बाद ये क्या है, आपके इनके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, आपके ये आपके कोयला हो गया, ये सभी क्या है, आपके जीवाश्म ईंधन है। इन्हीं में क्या हो गए हैं, ये सूर्य की ऊर्जा से जो मृत पादप पदार्थ थे वे किस रूप में रूपांतरित हो गए हैं, अब कोयले के रूप में या तेल या प्राकृतिक गैसों के रूप में अब ये रूपांतरित हो गए हैं। अब ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये बहुत सारे हो गए हैं हमारे लिए, जैसे सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा के रूप में हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। पवन ऊर्जा के रूप में हम पवन चक्की के माध्यम से हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उससे भी हम क्या है, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ईंधन जैसे लकड़ी है, कोयला है, तेल है या प्राकृतिक गैसें हैं, इनको भी जलाकर हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। परमाणु ईंधन है या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के माध्यम से या भूगर्भीय ऊर्जा के माध्यम से भी हम क्या है, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। भूगर्भीय ऊर्जा क्या है, हमारी चट्टानों के अंदर भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा समाहित रहती है जो सूर्य के प्रकाश से क्या है, आपकी भूगर्भीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं हम इसको मुख्य दो प्रकार से देख सकते हैं। वे स्रोत जो परंपरागत स्रोत है और वे स्रोत जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, जिन्हें हम नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। देखिए, अब ये जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका क्या है, कभी क्षय नहीं होगा, यानी कि हमारे पास ये क्या है, निरंतर हमारे पास उपलब्ध रहेंगे, जिससे हमें क्या है, लगातार ही ऊर्जा हमें प्राप्त हो पाएगी। ये स्रोतों की आपूर्ति क्या है, आपके कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जैसे सूर्य हमारे पास हमेशा रहेगा, जब तक हमारा विश्व है, जब तक ये प्रकृति है, जब तक सूर्य रहेगा। जल तत्व है, आपके पवन या हवा है, ये सभी स्रोत कैसे हैं, आपके अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या है, हमारे पास सीमित है और कुछ समय बाद ये क्या है, हमारे इनकी प्राप्ति होना क्या है, कुछ समय बाद के लिए इनकी आपूर्ति हमारे लिए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो परंपरागत स्रोत हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये स्रोत हमारे लिए क्या है, सीमित है और कुछ ही वर्षों में क्या हो जाएगा, इनका क्षय हो जाएगा या खत्म हो जाएंगे, इनकी आपूर्ति हमारे लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब परंपरागत स्रोत और अक्षय स्रोत कौन कौन से हैं, देखिए अक्षय स्रोत के अंदर जैसे सौर ऊर्जा, मैंने सूर्य का प्रकाश अभी आपको बताया, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूगर्भीय ऊर्जा, ये स्रोत किस रूप में हमें मिल रहे हैं, अक्षय
स्रोतों के रूप में हमें मिल रहे हैं, जिन्हें हम नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत भी कह रहे हैं। वही परंपरागत स्रोतों में जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे आपके कोयला है, लकड़ी है, परमाणु ईंधन है, बिजली है, ये सभी चीजें क्या है, हमारे लिए परंपरागत स्रोत हैं। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे स्रोत हैं उनको हमें क्या करना है, हमें संरक्षित करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे लिए उपयोगी है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी क्या है, ऊर्जा की प्राप्ति सहजता से या सुगमता से हो पाए। तो हमें क्या करना है, इन स्रोतों का हमें संरक्षण करना है। संरक्षण का मतलब क्या हो गया, जो समान गतिविधियों के स्तर के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा का उपयोग करना। कि हम क्या करें, जैसे हम हमारे पैसा हमारा बैंक में रखते हैं और बैंक से धीरे धीरे से हमारा पैसा खर्च होता चला जाता है, ऐसे ही ऊर्जा क्या है, हम जैसे जैसे इसके उपयोग करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या होती जा रही है, हमारे लिए कम होती जा रही है। इसलिए हमें क्या है, ऊर्जा को क्या करना है, संरक्षित करना है, ताकि वह हमारे भविष्य के लिए उपयोगी हो सके। देखिए क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि क्या है, हमारी जो मांग है वह क्या है, आपूर्ति से अधिक है। हमें क्या है, जितनी हमें आवश्यकता है उससे भी हमें क्या है, ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती चली जा रही है, क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन क्या है, ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक करते जा रहे हैं। तो हमारी मांग क्या है, हमारी अधिक है और हमारी उसकी आपूर्ति क्या है, कम है। इसलिए हमें ऊर्जा संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, ऊर्जा की बचत ही हमारे पास क्या है, ऊर्जा का उत्पादन है। अगर हम ऊर्जा की बचत करेंगे तो हम अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन भी कर पाएंगे, क्योंकि हम एक तरफ से उत्पादित तो करे जा रहे हैं लेकिन उतना ही हम उपभोग भी करे जा रहे हैं। तो इसलिए हमें ऊर्जा संरक्षित करना आवश्यक है। और हमारे पास जो ईंधन के साधन है वह क्या है, सीमित है। इसलिए भी हमें क्या करना है, ऊर्जा को संरक्षित करना आवश्यक हो जाता है। देखिए ऊर्जा की मांग और आपूर्ति को हम दो तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। या तो हम उसकी आपूर्ति को बढ़ा लें कि हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करें, या फिर हम हमारी मांग को क्या कर दें, कम कर दें। तो हमारी मांग जैसे ही कम होगी तो हमारी आपूर्ति भी दिन पर दिन बढ़ ही रही है और उसका उपयोग भी हम कर पाएंगे। तो इन दोनों रूप से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा की आपूर्ति हमारे पास क्या है, सीमित है। अतः अब हमारे पास यही ऑप्शन बच जाता है कि हम हमारी ऊर्जा की मांग को क्या करें, कम ही करें। तो हम इसी विकल्प को अपना सकते हैं कि हमें क्या करना है, ऊर्जा की जो मांग है उसको हम कम करें। अब जो ऊर्जा की मांग है वो क्या है, आपकी ऊर्जा की बचत ही हमारे लिए क्या है। जैसे अभी अपन ने देखा था कि जो ऊर्जा की बचत जब हम कर रहे हैं तो ऊर्जा का हम उत्पादन भी तभी कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जितनी ऊर्जा अभी आपके प्रोडक्शन या उत्पादन करते जा रहे हैं उतना ही अपना उपभोग होता जा रहा है। तो हम हमारी जैसे ही हमारी बचत करेंगे तो हमारा उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे क्या है, हम ऊर्जा हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में क्या करते हैं, बचाते हैं, तो वह ऊर्जा किस रूप में हमारे पास चली जाती है, बैंक में जमा होती चली जाती है और हम भविष्य में इसी ऊर्जा का प्रयोग कर पाएंगे। देखिए अब क्या है, हमारे पास ईंधन सीमित है, हमारे पास जो भी परंपरागत स्रोत हैं वह सभी हमारे लिए सीमित है। जैसे कोयला है, गैस है, तेल है आदि, ये सभी हमारे लिए सीमित स्रोत हैं। इसलिए भी हमें ऊर्जा को क्या करना है, संरक्षित करना जरूरी है। ऊर्जा संरक्षण करने के लिए हमें कुछ व्यवहारों को क्या है, हमें हमारे आपको अपने हमारे व्यवहार में हमें लागू करना चाहिए। जैसे क्या है, हमें सभी को क्या है, एकजुट होकर सामूहिक रूप से क्या करना है, ऊर्जा का संरक्षण करना है। कि एक व्यक्ति ये मान ले कि सिर्फ मैं ही ऊर्जा का संरक्षण करूं तो यह भी आपके संभव नहीं है। सभी को एकजुट होकर क्या करना है, हमें ऊर्जा का संरक्षण करना है। हम में से प्रत्येक को ये सोचना होगा कि हम क्या क्या इसके लिए उपाय अपना सकते हैं कि हमारे क्या है, हम ऊर्जा को संरक्षित करें। देखिए ऊर्जा का संरक्षण मुख्य रूप से क्या है, हम घर पर कर सकते हैं, हमारे घरेलू स्तर पर कर सकते हैं, या हम जहाँ काम काज कर रहे हैं वहां पर हम ऊर्जा का आपके
क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। या फिर हम जो सड़क है उस पर जो हम वाहन उपयोग ले रहे हैं या सड़क पर जो आपके लाइट जल रही है उनको हम किस प्रकार से उसके अंदर परिवर्तन करें कि हमारे ऊर्जा का संरक्षण हो, इसको हम एक एक को अब पढ़ लेते हैं। देखिए, घर पर क्या है, हम बिजली बचाने के बहुत सारे तकनीकों को अपना कर हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे हम अगर घर से कमरे से निकल रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमारे जो पंखे हैं, लाइट है, उन सबको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ज्यादा बिजली खर्च करने वाले जो बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उन सब के स्थान पर हमें कम आपके जो बिजली का खर्चा जिससे कम आए उनका उपयोग हमें करना चाहिए। आपकी जो ट्यूबलाइट है वह क्या है, उसके अंदर परंपरागत चौक के स्थान पर हमें इलेक्ट्रॉनिक चौक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे क्या है आपकी ऊर्जा या लाइट के अंदर जो बिजली है उसका खर्चा कम आए। बत्तियों और बिजली के जो उपकरण हैं, जो ट्यूबलाइट्स हैं या आपके बल्ब हैं या बिजली के जो भी उपकरण हैं, उनको क्या है, हमें धूल रहित रखना चाहिए या स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे भी क्या होगा, आपके बिजली की बचत होगी। धूल और मिट्टी से क्या होता है, जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है वह क्या हो जाती है, आपके लगभग 30% तक वो कम हो जाती है। देखिए, अगर हमें जरूरत पड़ने पर प्रकाश कम करने वाले स्विचों का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि हमें जितनी कमरे के अंदर लाइट की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही हम क्या करें, लाइट को उसके अंदर लगाएं। दीवारों पर हम क्या करें, गहरे रंगों की अपेक्षा कौन से रंगों का इस्तेमाल करें, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, हल्के रंगों से जो प्रकाश है वह विकिरित होता है और वह क्या है, ज्यादा प्रकाशमान में लगता है। इससे भी क्या कर सकते हो आप, लगभग 40% तक आपके बिजली की कटौती करने में आपके रंग सहायक हो सकते हैं। पुराने जो पंखे हैं या रेगुलेटर है उनके स्थान पर आप क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरों का प्रयोग करें, जिससे भी क्या होती है, आपकी बिजली की बचत होती है। देखो, अब हमारे परिवार के हिसाब से ही हम जो भी बिजली के उपकरण खरीद रहे हैं, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खरीदा तो उसका आकार हमें क्या है, हमारे जो परिवार है उसके हिसाब से ही हमें उसको खरीदना चाहिए। कि हमें परिवार के अंदर तो क्या है, हम 2 ही सदस्य हैं और हमने क्या है, एक बहुत बड़ी अलमारी जैसा फ्रिज खरीद लिया है, तो उसके अंदर बिजली की खर्चा भी तो उतना ही होगा। तो बिजली की कटौती करने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार ही बिजली की आपके जो उपकरण हैं उनको खरीदना चाहिए। फ्रिज का हमें दरवाजा भी बार बार नहीं खोलना चाहिए। अपने फ्रिज को नियमित रूप से हमें उसे क्या करना चाहिए, डीफ्रॉस्ट भी करना चाहिए, जिससे क्या है, उसके ऊपर बिजली का लोड ज्यादा ना पड़े। वॉशिंग मशीन में भी ज्यादा अधिक बोझ डालकर उसके अंदर कपड़े नहीं धोने चाहिए। और हम जैसे नहाने का पानी उसको हम बाल्टी के अंदर भी गर्म कर कर ले सकते हैं, जिस हम क्या है, आपके डायरेक्ट फव्वारे के माध्यम से आप जो पानी गर्म लेते हैं उसका प्रयोग भी हमें कम या बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या है, बिजली की खपत कम होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम अपनाकर क्या कर सकते हैं, बिजली की कटौती भी कर सकते हैं। हम हमारे परिवार के अंदर जैसे वातानुकूलित आपके एयर कंडीशनर है या यंत्र है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, एसी का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है, 1 घंटे बाद पर घर में कमरे में जाकर या 1 घंटे पहले उसको बंद कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या है, हम इस 1 घंटे के इस एसी को बंद करने से हम कितने, लगभग देखो 40 वॉट की जो ट्यूब लाइट है उसको हम कम कितने घंटे तक, 50 घंटे तक चला सकते हैं। तो 50 घंटे मतलब आप पूरे आपके 2 दिन तक आप अपनी ट्यूबलाइट को जला सकते हो, अगर आपने 1 घंटा एसी बंद रखा तो इसका हम घर के अंदर क्या है, प्रयोग कर सकते हैं। बहुत आसानी तरीके से हम क्या है, बिजली की बचत कर सकते हैं। हम हमारी जो इस्त्री हम जब भी प्रेस कर रहे हैं तो पहले से कपड़ों को एक जगह इकट्ठा रखें। बिजली बचाने वाले जो यंत्र हैं उनका हम क्या है, कम प्रयोग में उनको लेकर आए। ईंधन से क्या होगा, हमारे बिल में
कटौती करने के हम कुछ और साधारण तरीके भी हम अपना सकते हैं हमारे घरेलू स्तर पर। जैसे क्या है, हम ISI चिन्ह वाले ही क्या लें, गैस चूल्हे का प्रयोग या ISI चिन्ह वाले आपके उपकरणों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मानक चिन्ह वाले जिन भी यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं वे सुरक्षित और संरक्षित होते हैं। उन्नत धुआं, जिससे गैस चूल्हों से ज्यादा धुआं निकलता है, उनका भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, जिन गैस चूल्हों से कम धुआं निकल रहा है उनका प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आपके अधिक तापदक्ष होते हैं। उससे आपके ताप भी ज्यादा निकलता है और आपका खाना भी जल्दी पक जाता है और ईंधन भी क्या लगता है, कम लगता है। जहां तक संभव हो आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, सौर चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सौर ऊर्जा हमें क्या मिलती है, मुफ्त मिलती है और ये हमें काफी मात्रा में भी उपलब्ध है। खुले बर्तनों में खाना ना पकाएं और इसके स्थान पर किसमें खाना पकाना चाहिए, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं और इसका हम बार बार में हम इसका आपके पढ़ाते भी रहते हैं कि हमें खुले बर्तन में ना खाना पका कर किसमें खाना पकाना चाहिए, प्रेशर कुकर में खाना पकाना चाहिए, जिससे ईंधन की तो बचत हो ही रही है और पोषक तत्व भी आपके बचे रह रहे हैं। अब एक ही समय में एक से अधिक पकवानों को अगर हमें पकाना है प्रेशर कुकर के अंदर, तो हम उसके अंदर सेपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारा या 2-3 फूड आइटम्स हम एक साथ में उस प्रेशर कुकर में बना सकते हैं एक बार के ईंधन के प्रयोग से ही। तांबे के जो बर्तन है उसका तला अगर आपके क्या है, जैसे बर्तनों का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो आपके नीचे की सरफेस है वह कैसी हो, तांबे की हो, तो उससे भी क्या होती है, आपके वे ईंधन को बचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, अधिक ताप के संवेदनशील होते है। बर्तन को गैस पर रखने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए, गैस को जलाना चाहिए। ये नहीं कि हमने गैस को पहले जला दिया और अन्य काम कर अब हम बर्तन ढूंढ रहे हैं या बर्तन उस पर रख रहे हैं, तो उससे भी हमारी ईंधन की बचत घर पर होती है। गैस चूल्हे के जो छिद्र हैं उनको भी हमें समय समय पर उसकी साफ सफाई करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस पर क्या है, हम खाना बनाते हैं तो उस पर कभी तेल है या कुछ आपके खाने के कण है तो वे रह जाते हैं, जिससे भी क्या होता है, उसका ईंधन हमें पूरा नहीं मिल पाता है और ईंधन भी ज्यादा खर्च होता है। छोटे बर्तनों के लिए छोटा चूल्हा ही हमें प्रयोग करना चाहिए। रात को गैस का जो सिलेंडर है उसका क्या कर देना चाहिए, रेगुलेटर को हमें या स्विच को हमें बंद कर देना चाहिए। जैसे ही भोजन पक जाए तुरंत ही उसको हमें क्या है, खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें दोबारा दोबारा उसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो बात हो गई हमारी क्या है, घरेलू स्तर पर कि हम कैसे ईंधन को बचा सकते हैं। अब हम देखें कि खेत कार्यस्थल पर भी हम क्या है, हमारी आपकी ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। जैसे खेतों पर हम क्या है, ट्रैक्टर चलाते हैं और ट्रैक्टर या फिर खेतों की मशीनों का हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हम है डीजल है या बिजली है, इन सब का प्रयोग करते हैं, तो उसको बचाकर भी हम क्या कर पा रहे हैं, ऊर्जा को संरक्षित कर पा रहे हैं। इसलिए क्या है, किसानों को भी क्या करना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम ऊर्जा को या ईंधन को बचा पाएं। देखिए, अपने जो ट्रैक्टर हैं उनको क्या है, नियमित रूप से उसकी साफ सफाई रखिए और नियमित रूप से उसकी देखभाल करिए, जिससे क्या होगा, जो 25% के डीजल की जो क्षति होने वाली है वह भी क्या होगी, बचेगी। तो इस रूप में हम ऊर्जा का संरक्षण कर पाएंगे। डीजल के रिसाव को रोके, प्रति सेकंड अगर एक बूंद भी डीजल आपके उसके अंदर से रिसाव हो रहा है तो प्रति वर्ष हम लगभग 2000 लीटर डीजल की क्षति कर रहे हैं। तो हम क्या करें, हमारे जो ट्रैक्टर हैं या हमारे जो किसान भाई हैं वो आपके खेतों के अंदर जिन भी उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि डीजल का रिसाव नहीं होना चाहिए, उसकी नियमित रूप से रखरखाव होना आवश्यक है। जब भी ट्रैक्टर का प्रयोग करें, जब आप प्रयोग कर रहे हैं तब आप क्या है, तब तो आप उसको काम में ले रहे हैं, लेकिन जब आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या कर दें, उसको बंद रखें। उससे भी क्या है, आपके
डीजल का ज्यादा प्रयोग नहीं होगा अगर आप इंजन को बंद कर देते हैं। ट्रैक्टर को उचित गियर में ही हमें रखना चाहिए। गलत गियर के प्रयोग से डीजल का लगभग 30% तक खर्चा बढ़ जाता है और उसकी कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है, आपके 50% तक कम हो जाती है। हवा की जो छन्नी है उसको भी क्या रखो, साफ रखो, जिससे क्या है इंजन को क्षति भी ना पहुंचे। पुराने टायरों को नियमित रूप से बदल देना चाहिए। ट्रैक्टर का प्रयोग हमें उचित योजना के अनुसार करना चाहिए। जैसे हम अगर चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, आपके खुदाई कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, डीजल की बचत होगी। तो चौड़ाई की अपेक्षा हमें क्या है, लंबाई के दिशा में क्या करना चाहिए, आपके खुदाई करनी चाहिए। आपके ट्रैक्टर का प्रयोग करते समय भी उचित योजना को हमें बनाना चाहिए। चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई की दिशा में खुदाई करने से क्या होती है, डीजल की बचत होती है। कार्यस्थल पर भी हमें क्या है, आपके ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। इसके लिए हम स्वयं ऊर्जा की बचत करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं और अपने सहयोगियों के लिए भी उसको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि वे भी ऊर्जा का संरक्षण करें। देखिए, कार्यस्थल पर हम कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में हम कर्मचारियों को कहें कि जब तक लोग ना ऑफिस में पहुंचे तब तक क्या है, आप लाइट पंखे ना जलाएं, क्योंकि व्यक्ति आने के बाद में लाइट पंखे चला लेगा या फिर हम उसके क्या है, इस रूप में अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर पाएंगे। कमरे से निकलने से पहले क्या है, आपके पंखे हैं या ट्यूबलाइट्स हैं, उनको क्या कर दें, बंद कर दें। एसी को भी क्या है, कम से कम हमें प्रयोग में लाना चाहिए। जब प्रयोग ना हो तो घर आपके कार्यस्थल पर कंप्यूटर को हमें क्या रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए। हमें फोटोकॉपी करनी है तो हमें जितने दस्तावेजों की आवश्यकता है उतनी ही हमें फोटोकॉपी करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें फोटोकॉपी कार्यस्थल पर नहीं करनी चाहिए। लोगों को लिफ्ट की अपेक्षा किससे जाना चाहिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी हम क्या कर पाएंगे, ऊर्जा की बचत कर पाएंगे। सड़कों पर क्या कर रहे हैं हम, जो भी वाहन आपके ऑफिस आने जाने के लिए हम प्रयोग ले रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है, पेट्रोल है, सीएनजी है, अत्यधिक उनकी भी खपत होती जा रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस के 3-4 व्यक्ति मिलकर कार को पुल कर सकते हैं। तो एक ही कार से क्या है, आप 3-4 लोग एक साथ एक ऑफिस पर पहुंच जाएंगे। उससे आपके पेट्रोल की बचत हो जाएगी। देखो, पेट्रोल और सीएनजी की बचाने के भी हम कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, हमारे जो वाहन है उन्हें धीमी गति से या स्थिर गति पे हमें चलाना चाहिए। क्लच ब्रेक का प्रयोग भी हमें कम करना चाहिए। या फिर जो हमारे जो टायर हैं, जो वाहनों के जो टायर हैं, उसकी भी हमें क्या है, एक निश्चित आपके दाब है उसको हमें बनाकर रखना चाहिए। ईंधन के जो रिसाव हो रहा है वाहनों में उसको भी हमें रोकना चाहिए। या फिर जो हमारे आपके इंजन है वाहनों का, उसको भी हमें नियमित रूप से क्या है, उसकी साफ सफाई और देख रेख रखनी चाहिए। हम जो गली के अंदर अगर हम सौर संवेदी या प्रकाश संवेदी क्या है स्विचों को लगाएं तो उससे भी क्या होगी, हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। और उससे क्या है, हम उनकी जो हमारे सड़कों पर जो लाइट लगी हुई है वह किससे जलने लग जाएगी, सौर से चलने लग जाएगी। तो इस रूप में हम बिजली की बचत कर पाएंगे। हम जो विज्ञापन के लिए नियॉन प्रकाश को जो हम उपयोग करते हैं उसका भी हमें क्या है, उसके प्रोत्साहन को हमें रोकना चाहिए। उसके स्थान पर हमें किसका, सौर पटल का प्रयोग करना चाहिए। ये जो सौर ऊर्जा है बाद में किस में रूपांतरित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। और रात में ये कैसे आपके नियॉन प्रकाश देती है। तो इस रूप में हमने देखा कि
हम ऊर्जा को कैसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं कि घर परिवार पर, घरेलू स्तर पर हमने ऊर्जा को संरक्षण करना सीखा, हमने कार्यस्थल पर कैसे हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, और सड़कों पर भी हम कैसे आप ये ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। तो आज के अध्याय में हमने कैसे ऊर्जा के स्रोत और ऊर्जा को संरक्षित करने के तरीके देखे हैं। अब हम इसी अध्याय के दूसरे भाग में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।